हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट 9 देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है पार्ट नंबर 8 का लिंक जाएगा एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So first question is Adani Enterprises Limited has formed a new subsidiary AACL Global IFSC Limited to manage the global treasury and financial operation for its airport business. What was the paid up share capital of this subsidiary at the time of its formation? So recently जो अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, इन्होंने एक सब्सिडरी यहाँ पे फॉर्म की है AACL ग्लोबल IFSC लिमिटेड। बेसिकली इसे जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था इन मंथ ऑफ जुलाई और अभी अगस्त में इसको लाइसेंस जो है बेसिकली इसका मिल गया है। ठीक है, लाइसेंस कह सकते हो या सर्टिफिकेशन कह सकते हो, इस सब्सिडी को मिला है। एंड क्वेश्चन हियर इज कि इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। सो इट वाज योर 5 लाख। ठीक है। Now next is, as per the quarterly bulletin of a periodic labor force survey for April to June 2026 released by the National Statistics Office, that is NSO, the unemployment rate for persons aged 15 years and above stood at. So recently NSO द्वारा periodic labor force survey जो है वो रिलीज किया गया है आपका अप्रैल से जून 2026 का। ठीक है, और इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर द पर्सन एज 15 ईयर्स एंड अबव, इट स्टूड एट योर 5.4%। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसे डिटेल में देख लेते हैं। जो क्वार्टरली बुलेटिन आपका रिलीज किया गया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2026 एंड इट इज रिलीज बाय योर एनएसओ। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आपकी फॉर पर्सन एज 15 ईयर्स एंड अबव, ये आपकी बढ़ गई है 5.4% ये देखी गई है। पहले ये 5% आपकी थी। ठीक है, तो ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गया है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं मंथली इंडिकेटर्स जो जिसके द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट आपकी या जो क्वार्टरली बुलेटिन है ये बनाया गया है। तो इसमें 3 चीजें आपकी हैं। एक तो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा आता है वर्कर्स पॉपुलेशन रेट एंड तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इसमें रूरल एंड अर्बन दोनों ही कवर किए गए हैं। सैंपल साइज की बात करें तो टोटल कितने लोगों का सर्वे यहाँ पे हुआ है, 5,59,673 का। इनमें से अर्बन पर्सन्स की बात करें तो ये थे 2,40,881 पर्सन। वहीं पे रूरल पर्सन्स की यहाँ पे जो डिजिट थी वो आपकी है 3,18,792 पर्सन। ठीक है, एम्प्लॉयड पॉपुलेशन की बात करें तो एस्टिमेटेड वर्कर्स की एज जो आपकी थी वो थी 15+। ठीक है, जिसमें 56.6 करोड़ लोग जो हैं देखे गए हैं, जिसमें से मेल 40.2 करोड़ हैं एंड फीमेल्स है 16.4 करोड़। इसके अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें, इसमें ओवरऑल जो आपका रेट है वो 54.6% देखा गया है, जहां पे मेल का 77% यहाँ पे परसेंटेज है एंड फीमेल का 33.2% है। ठीक है, इसके अलावा रूरल एरिया की बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पे 56.9% देखा गया है एंड अर्बन में ये स्टेबल देखा गया है 50% पे, 50.2% पे। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो ये 51.7% देखा गया है ओवरऑल। अर्बन में ये स्टेबल देखा गया है 46.8% पे एंड रूरल में 54.2% ये देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर लेते हैं तो रूरल एरियाज में जैसे एग्रीकल्चर शेयर है ये आपका कम हुआ है, पहले 55.8% था, नाउ इट रिड्यूस टू 52.9%। सेकेंडरी सेक्टर जो है ये बड़ा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बड़ी है आपकी and it reached to 24.4%, earlier 22.6% था। टर्चरी सेक्टर में यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है, 22.7% ये आपका बढ़ा है। ठीक है, नाउ अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर शेयर डिक्लाइन हुआ है टू दी 6.1%, सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज टू 31.9% एंड टर्चरी सेक्टर जो है ये बड़ा है पर थोड़ा सा ही बड़ा है, 62% पे ये आपका पहुंचा है फ्रॉम 61.7%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हो आप, एज ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंग अर्बन रूरल एंड रूरल प्लस अर्बन का जो आपका डेटा यहाँ पे है। ठीक है, इन तीनों कैटेगरीज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 10th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हेल्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली एंड यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जी, इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अवार्ड दिए हैं। ठीक है,
ना क्वेश्चन जो पूछ रहा है मेन ये है आपका कि हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट बाय वॉल्यूम बाय सीपीएससीई, ये अवार्ड फाइनेंशियल ईयर 2026 का किसको दिया गया है, ठीक है, कौन सी कंपनी को दिया गया है। सो इट इज गिवन टू दी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL को ये अवार्ड दिया गया है ऑन दी 10th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, डिटेल में इस इवेंट की बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे थे पीयूष गोयल, इन्होंने नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए या नेक्स्ट डिकेड के लिए गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस के 5 की प्रायोरिटी बताए हैं, वो आउटलाइन किए थे यहाँ पे इन्होंने, जैसे लास्ट माइल एक्सेस वाया सुविधा केंद्र, रजिस्ट्रेशन कैटलॉगिंग, ट्रेनिंग, ग्रीवियंस रिएड्रेसल। इसके अलावा एआई इंटीग्रेशन, ये दूसरा यहाँ पे इन्होंने प्रायोरिटी जो है प्रायोरिटी की पॉइंट यहाँ पे बताया है कि हमें इन सब चीजों में ध्यान देना है। ठीक है, एआई इंटीग्रेशन फॉर प्राइस इंटेलिजेंस, वैलिडेशन एंड मार्केट प्लेस इंटीग्रिटी। नेक्स्ट आता है डीपर इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, पीएसयूज, पंचायत एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट इनिशिएटिव, जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सहाय, ट्रेड्स लिंकेजेस, सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट एंड आउटरीच टू यूनिवर्सिटीज, जो एंगेज करेंगे यूथ इनोवेटर्स को एंड न्यू बायर्स को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ की इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को, जैसे हेल्प डेस्क नंबर जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था नेशन वाइड विद अ 5 डिजिट शॉर्ट कोड विच इज 14550। ठीक है, फॉर इजियर सपोर्ट। इसके अलावा एक यहाँ पे कॉमरेटिव माई स्टैम्प जो है उसका भी यहाँ पे जो है उसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो हाईलाइट करता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रोल इन डिजिटल गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, इसके साथ ही यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो भी यहाँ पे फिल्माई गई थी, जिसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के 10 ईयर जर्नी को दिखाया गया था। ठीक है, नाउ यहाँ पे अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। पीयूष गोयल जी जो हैं उनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट बाय वॉल्यूम बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन फाइनेंशियल ईयर 2026। दूसरा आपका अवार्ड है सशस्त्र सीमा बल को ये अवार्ड दिया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रिकॉग्निशन अवार्ड अंडर दी प्रॉमिसिंग ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी। देन नेक्स्ट है त्रिपुरा स्टेट को सस्टेन अडॉप्शन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का अवार्ड मिला है। ऐसे ही विमनिया इनिशिएटिव में, ठीक है, वुमनिया इनिशिएटिव में जो लीडिंग विमेन लेड एंटरप्राइजेस थे उनको यहाँ पे ऑनर दिया गया है। ठीक है, फॉर कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट, राइट। इसके अलावा कुछ आपके टॉप परफॉर्मिंग स्टार्टअप से जिनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर सप्लाइंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देन छत्तीसगढ़ स्टेट जो है इसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड जो है उसे दिया गया है फॉर इट्स इफेक्टिव यूज फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एडवोकेट्स अवार्ड दिया गया है। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, recently the Ministry of Heavy Industries amended the PM E-Drive scheme by reducing the incentives for electric two-wheelers. What is the revised incentive applicable from 1st April 2025 to 31st March 2028? So recently PM E-Drive scheme के तहत हमारी जो Ministry of Heavy Industry है इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। अब चेंजेस क्या किए हैं कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आपकी मतलब इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर्स होते थे उनके खरीदने पे जो है इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता था, तो उसे थोड़ा कम कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या है वो देख लेते हैं। जैसे पहले 5000 पर किलोवाट आवर जो है ये आपका कंडीशन रखा गया था which is kept at 10,000 per vehicle। अब ये रिड्यूस करके 2,500 पर किलोवाट आवर कर दिया गया है एंड इट इज kept at the 5,000 पर vehicle। मतलब कि यहाँ पे पर किलोवाट आवर का जो प्राइस रखा गया है वो है 2,500 पर किलोवाट आवर। ठीक है, जैसे अगर हमारी बेसिकली जो टू व्हीलर्स की बैटरी है अगर वो 3 किलोवाट पर आवर की है, इन दैट केस ये 3 इंटू आपका 2,500 हो जाएगा एंड इसका आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 7,500। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो इंसेंटिव दिया जा सकेगा वो सिर्फ 5,000 रुपए दिया जा सकेगा। ठीक है, सो ये चीज बेसिकली यहाँ पे चेंज की गई है। पहले ये आपका कितना था 5,000 पर किलोवाट आवर ऑफ बैटरी कैपेसिटी था एंड मैक्सिमम यहाँ पे जो है 10,000 पर व्हीकल का इंसेंटिव दिया जा सकता था। ठीक है, सो ये चेंज अभी यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है, एक और कंडीशन क्या है, द इंसेंटिव कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द व्हीकल्स एक्स फैक्ट्री प्राइस, सो द एक्चुअल इंसेंटिव विल बी
lower of 15% of the expected price or applicable incentive amount under the scheme, right? इसके अलावा बात कर लेते हैं स्कीम की। पीएम ई ड्राइव स्कीम विच स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ठीक है, ये आपका स्कीम है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज करना अडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, डेवलप करना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट करना ग्रोथ ऑफ इंडियाज ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। इस स्कीम को आपका नोटिफाई किया गया था 29 सितंबर 2024 को। 2 साल के लिए इनिशियली इसको लाया गया था, पर बाद में इसे एक्सटेंड किया गया 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, सो 2028 तक ये स्कीम आपकी रहेगी और इसके लिए आउटले दिया गया था आपका 11,900 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो क्लेम्स हैं, ठीक है, द क्लेम्स फॉर बेनिफिट्स मस्ट बी सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बाय 31 दिसंबर 2027। ठीक है, तो 31 मार्च तक जैसे ये स्कीम है 31 मार्च 2028 तक, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो क्लेम है वो आप यहाँ पे क्लेम का बेनिफिट मतलब बेसिकली जो क्लेम लेने का प्रोसेस जो होता है वो आपको सबमिट करना होगा 31 दिसंबर 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक धर an Indian physicist recently received the direct medal. He shared the award with which scientist? So दीपक धर जो हैं ये सेकेंड इंडियन बने हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है डायरेक्ट मेडल। इनसे पहले अशोक सेन जो हैं उनको ये अवार्ड मिला था 2014 में। ठीक है, 2026 में दीपक धर को ये अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है 3 लोगों के साथ। ठीक है, कौन कौन से ये आपके शख्स हैं? बर्नार्ड डेरिया फ्रॉम फ्रांस, मार्क मेजार्ड फ्रॉम इटली एंड हेम सोम्पोलिंस्की जो हैं इनके साथ इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है। ठीक है, तो टोटल ये अवार्ड 4 जनों को दिया गया है। अब यहाँ पे दीपक धर जो है ये बेसिकली अगर इनके काम की बात करें तो इन्होंने सर्व किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, जो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एज अ प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में भी जो है काम किया है। साथ में ही वॉज एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेज जो बेंगलुरु कर्नाटका में आपका लोकेटेड है। नाउ इसके अलावा बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। सो ये जो अवार्ड है ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि किसके साथ ये अवार्ड शेयर किया गया है, बट यहाँ पे दीपक धर की अगर हम बात करें तो इनको ये रिकॉग्निशन क्यों दिया गया है? बेसिकली इन्होंने डेवलप किया था एबेलियन सैंडपाइल मॉडल को इन 1990 एज अ मैथमेटिकल एडवांसमेंट ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइज क्रिटिकली सैंडपाइल कॉन्सेप्ट, जिसको बेसिकली प्रपोज किया गया था परबैक, चाओ टांग एंड कर्ट विसेनफील्ड द्वारा। एंड ये 1987 में बेसिकली इन्होंने प्रपोज किया था और यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे सिंपल लोकल इंटरेक्शंस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कास्केडिंग बिहेवियर इन अ लार्ज सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस मॉडल में सैंड ग्रेन्स जो है, मतलब इसमें थोड़ा आप एक्सप्लेन इसका किया गया है कि जो सैंड ग्रेन्स हैं इनको धीरे धीरे करके ऐड किया गया था, 1 by 1 ऐड किया गया था अंटिल द पाइल रीच द क्रिटिकल स्टेज, जहाँ पे अगर हम और ग्रेन यहाँ पे ऐड करते दे कैन ट्रिगर एन एवलांच ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने जो है इस वजह से इनको जो है इनकी डिस्कवरी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अदर अवार्ड जो इन्हें मिले हैं, जैसे पद्म भूषण से इन्हें 2023 में नवाजा गया था, बोल्ट्जमैन मेडल इन्हें 2022 में दिया गया था एंड इट वाज अवार्डेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, एंड ये पहले इंडियन रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के। इसके अलावा डायरेक्ट मेडल की बात करें तो 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज अवार्डेड एनुअली ऑन 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी होती है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट पॉल डायरेक्ट की, और यहाँ पे प्राइज मनी जो दिया जाता है वो है आपका $5,000 का। यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हो, बर्नार्ड डेरिया जो है, दीपक धर, मार्क मेजार्ड एंड हेम सोम्पोलिंस्की। ठीक है इनकी। Now next आपका क्वेश्चन है, which port in India become the first to receive the ISO 50001-2018 certification for energy management system awarded by the Indian Register Quality System? So इनमें से कौन सा पोर्ट है इंडिया का जिसको ये सर्टिफिकेशन दिया गया है? ये सर्टिफिकेशन है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, राइट? सो इट इज गिवन टू दी वीओ चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु। ठीक है, सो इनको ये अवार्ड यहाँ पे मिला है। इसके अलावा ये जो पोर्ट है इट ऑल्सो एक्रेडिटेड बाय दी ब्यूरो
by the Bureau Veritas as a scope to emission free port with renewable source meeting 93.89% of its electricity needs in the financial year 2026. ठीक है. नाउ सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेसिकली आपका है जो आपका जैसे यहाँ पे पोर्ट अथॉरिटी जो है उनको ये दिया गया है किस चीज के लिए, इनके एफिशिएंट सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इन दी एनर्जी यूज. तो इन्होंने ये सब चीजें यहाँ पे की हैं एनर्जी यूज में, ठीक है, इनके एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली, और इस वजह से इनको ये सर्टिफिकेशन मिला है. नाउ अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की. तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1947 में. इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका लोकेटेड है. एंड इसका मेन रोल क्या है, डेवलप करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किस चीज के लिए, क्वालिटी, एनवायरनमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए. ओके. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वियतनामीज एरोस्पेस कंपनी साइंड अ लॉन्च अग्रीमेंट विद SpaceX टू डिप्लॉय इट्स फर्स्ट सैटेलाइट वाया ट्रांसपोर्टर राइड शेयर मिशन इन 2027. सो यहाँ पे आपका विन स्पेस जो वियतनाम की एरोस्पेस कंपनी है, इन्होंने अग्रीमेंट बेसिकली साइन किया है SpaceX के साथ, ताकि ये इनके ट्रांसपोर्टर राइड शेयर मिशन जो है 2027 में जो बेसिकली लॉन्च होगा, इसमें अपने सैटेलाइट जो है वो भेज सके स्पेस में. ठीक है. सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ विन स्पेस के स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसके फाउंडर आपके हैं, मतलब इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 3 नवंबर 2025 को. इसका हेडक्वार्टर हनोई वियतनाम में लोकेटेड है. एंड इसके करंट CEO एंड डायरेक्टर जनरल आपके हैं वू ट्रोंग टू. ठीक है. Now next आपको क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड recently delivered the second vessel of a HS Eco Freighter series of multipurpose vehicle to the Germany based HS Schifffahrts UG and Company KG. What was the name of this vessel? तो रिसेंटली एक वेसल इन्होंने डिलीवर किया है, जो सेकंड वेसल है HS Eco Freighter सीरीज ऑफ मल्टीपर्पज वेसल का, और ये जर्मनी की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसको डिलीवर किया गया है. किसने डिलीवर किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, इंडिया की कंपनी ने. एंड इस वेसल का नाम जो है, इसका नाम रखा गया है MS मारिया. और पहला जो वेसल था इनका वो था हेंस. MS हेंस जो है ये पहला वेसल था, एंड सेकेंड वाला आपका है मारिया. ठीक है. नाउ इसके बारे में देखेंगे. सो यहाँ पे जो वेसल डिलीवर किया गया है, जर्मनी के फर्म को डिलीवर किया गया है. एंड यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स थे, इट वाज साइंड बाय दी S हरि कृष्णन, जो डायरेक्टर हैं आपके ऑपरेशंस के इन दी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. एंड हेंस जोसेफ शेपर्स, जो डायरेक्टर हैं HS, बेसिकली जो जर्मनी के फर्म है उसके वो डायरेक्टर आपके हैं. ठीक है. अब पहला वेसल हमने बात की, ये आपका MS हेंस था, जो डिलीवर किया गया था 12 जनवरी 2026 को. सेकेंड वाला अभी आपका अगस्त के महीने में जो है डिलीवर किया गया है. ठीक है. इसे डिजाइन किसने किया है, ग्रूट शिप डिजाइन फ्रॉम द नीदरलैंड जो है उनके द्वारा डिजाइन किया गया है. एंड इट इज बिल्ड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अंडर द डेट नॉर्स्के वेरिटस क्लासिफिकेशन रूल. ठीक है. इट इज ये आपका ग्रूट क्रॉसबो डिजाइन टाइप का है, जो एनहांस करता है स्पीड एंड फ्यूल एफिशिएंसी आपके वेसल की. ठीक है. इसके अलावा इट इज पावर्ड बाय मीडियम स्पीड 4-स्ट्रोक डीजल इंजन एंड कनेक्टेड टू कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर वाया रिडक्शन गियरबॉक्स. ये इंश्योर करता है एफिशिएंट फ्यूल यूज एंड आपका अडेप्टेबिलिटी टू वेरिंग कार्गो लोड्स. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात करें तो 7000 डेड वेट टोनेज आइस क्लास वेसल ये आपका रहेगा, विच इज सूटेबल फॉर वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग. राइट. It can carry diverse cargo जैसे प्रोजेक्ट कार्गो एंड हेवी कार्गो, स्टील कॉइल्स एंड कंटेनर, टिम्बर एंड पेपर, ड्राई बल्क, कोल एंड ग्रेन का. ठीक है. एंड डेंजरस गुड्स ये कैरी कर सकता है आपका. ओके. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ joint venture agreement with Geo Financial Services Limited to acquire up to 49.9% stake in which wholly owned NBFC lending subsidiary of your Geo Financial Services Limited valued at 18,268 करोड़. सो रिसेंटली बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है, या आप बोल सकते हो इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट जो है साइन किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ टू एक्वायर 49.9% स्टेक. किसमें इन्होंने जो है स्टेक इतने एक्वायर करने की बात की है, आपका जियो क्रेडिट लिमिटेड में. ठीक है. किसमें, जियो क्रेडिट लिमिटेड में इन्होंने बोला ये एक्वायर करेंगे 49.9% के स्टेक, और इसकी जो डील की वैल्यू है वो है 18,268 करोड़ की. ठीक है. इसके अलावा इनिशियली ये जो है एक्वायर करेंगे 26.5% के इक्विटी स्टेक्स इन योर जियो क्रेडिट लिमिटेड. ठीक है.
Now next question है, at the Global Commodity Conclave 2026, the Multi Commodity Exchange of India Limited signed an MOU with which institution to establish a dedicated commodity market research center for research, knowledge creation and capacity building in India's commodity derivatives market. So आपका जो Global Commodity Conclave हुआ था, ठीक है, इसमें इस इवेंट के दौरान मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, इन्होंने एमओयू साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के साथ, एनआईएसएम के साथ इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है स्टैब्लिश करने के लिए एक डेडिकेटेड कमोडिटी मार्केट रिसर्च सेंटर, और ये सेंटर आपका रहेगा एनआईएसएम में, ठीक है। ये एनआईएसएम के कैंपस में आपका रहेगा, जो फोकस करेगा रिसर्च, ट्रेनिंग, मार्केट अवेयरनेस में विद योर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इंडिया जो है ये प्रोवाइड करेगा कमोडिटी मार्केट एक्सपर्टीज एंड एनआईएसएम कंट्रीब्यूट करेगा एकेडमिक एंड रिसर्च फैसिलिटीज में, ठीक है। Now next question है, the Indian Air Force and Royal Malaysian Air Force conducted a third edition of their bilateral exercise at the Subang Air Base, Malaysia in August 2026. What is the name of this exercise? So recently third edition आपका जो है conduct किया गया था in month of August, ठीक है। और इस कौन सी एक्सरसाइज का थर्ड एडिशन था? इट वॉज दी उदार शक्ति, ठीक है। उदार शक्ति का थर्ड एडिशन आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था, मलेशियन एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज आपकी हुई थी, ठीक है। पहला एडिशन इसका कब हुआ था? 2022 में जो है उदार शक्ति का पहला एडिशन हुआ था बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड योर मलेशियन एयरफोर्स, राइट। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस एक्सरसाइज का? इन्हांस करना इंटरऑपरेबिलिटी, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू एयर फोर्सेस, ठीक है। साथ में ही थोड़ी और डिटेल देखते हैं, जो आपकी मलेशिया की एयरफोर्स थी, ठीक है, इसके डायरेक्टर कॉलोनियल शामसूल सहरीन बिन ईसा जो है ये यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। एंड इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप कैप्टन परिजात झा ये यहाँ पे शामिल थे। इसके अलावा फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया की तरफ से 4 डिसॉल्ट राफेल फाइटर्स यहाँ पे थे, ठीक है। एंड 2 बोइंग C-17 ग्लोबल मास्टर थर्ड जो है यहाँ पे ये शामिल थे आपके विद 101 स्क्वाड्रन एंड 81 स्क्वाड्रन। वहीं पे मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई Su-30 MKM जेट्स यहाँ पे शामिल थे। 2 F/A-18D हॉर्नेट फाइटर्स, एयरबस A400M एयरक्राफ्ट यहाँ पे इनकी तरफ से शामिल थे। इसके अलावा ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें ट्रेनिंग का फोकस था इन दी डिसिमिलर बेसिक फ्लाइट मैन्योवर्स में, ठीक है, डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग में, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एरियल फोटोग्राफी एक्सरसाइज, इन सब चीजों में इनका इस एक्सरसाइज का आपका फोकस रहा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन द टर्म ऑफ reference for negotiation towards the preferential trade agreement, that is PTA, with which African regional economic organization, marking India's first terms of reference with the African region। तो recently इंडियन गवर्नमेंट का terms of reference जो है साइन हुआ है फॉर नेगोशिएशन टुवर्ड्स द प्रोफेशनल ट्रेड अग्रीमेंट, और ये साइन हुआ है आपकी सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन के साथ, ठीक है। किसके साथ साइन हुआ है? सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन के साथ, और पहली बार ऐसा टर्म ऑफ रेफरेंस हमने साइन किया है अफ्रीकन रीजन के साथ, ठीक है। इस कोलैबोरेशन के तहत इंडिया जो है ये सप्लाई करेगा अफोर्डेबल मेडिसिन, ठीक है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को। अब ये जो सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन है इसमें भी 5 कंट्रीज आपकी आती हैं, कौन कौन सी आती हैं वो भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इस कोलैबोरेशन के लिए इस कोलैबोरेशन में इंडिया जो है अफोर्डेबल मेडिसिन देगा, फॉस्टर करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टैलेंट डेवलपमेंट इन योर Southern African Custom Union countries, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन इंटीग्रेटिंग these SACU nations into global supply chain, right। इसके साथ ही फोकस सेक्टर की अगर हम बात करें तो नेगोशिएशन का मेन एम था प्रोवाइड करना प्रोफेशनल मार्केट एक्सेस इन इंजीनियरिंग गुड्स एंड मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एंड एग्री प्रोसेसिंग। वेरस यहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल ट्रेड अग्रीमेंट है इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी? ट्रेड इन गुड्स एंड मार्केट, रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड ओरिजिन प्रोसीजर, कस्टम प्रोसीजर एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड रेमेडीज,
आपका सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, डिस्प्यूट सेटलमेंट, लीगल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोविजन, तो ये सारे 8 चैप्टर्स इसमें कवर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन की। तो इसकी शुरुआत 1910 में हुई थी। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन ये आपका है। और जैसा कि मैंने बोला था, इसके मेंबर्स डिस्कस करेंगे। बोत्सवाना, लेसोथो, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, एस्वेतिनी जो है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है, तो ये 5 नेशन जो है इसके पार्ट है आपके सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन के। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका नाम्बिया में लोकेटेड है। ठीक है, ये मेंटेन करता है कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, शेयर कस्टम रेवेन्यूज एंड प्रमोट करता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फार्माकोपिका कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी विच कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एंड इंडियन फार्माकोपिका मिशन जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली रिन्यू किया है इनका MOU स्ट्रेंथन करने के लिए साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट अंडर विच इनिशिएटिव। सो कौन से इनिशिएटिव के तहत ये रिन्यू हुआ है? तो इस इनिशिएटिव का नाम है वन हब वन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके तहत ये MOU रिन्यू किया गया है, जो बेसिकली स्ट्रेंथन करेगा साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन आपके मेडिसिनल प्लांट्स की। ठीक है, नाउ ये जो अग्रीमेंट है ये इनिशियली आपका ये जो MOU है ये इनिशिएट किया गया था 2022 में। अब इसे फर्दर रिन्यू किया गया है 3 सालों के लिए। ठीक है, अब सिग्नेटरीज यहाँ पे कौन कौन थे? डॉक्टर कस्तूभा उपाध्याय जो डायरेक्टर हैं आपके PCIMNH के। ठीक है, एंड डॉक्टर V कैलेसल वन जो है, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था IPC की तरफ से। ठीक है, इसका मेन एम है स्टैब्लिश करना यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेडिसिनल प्लांट्स के लिए अक्रॉस आयुर्वेदा सिद्धा, सोवा रिग्पा, यूनानी एंड होम्योपैथी के लिए। ठीक है, इसके अलावा अब IPC की बात कर रहे हैं तो इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, एंड इसके हेड हैं अभी V कलैसल वन जो सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर आपके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च की है थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू इंटीग्रेट लाइब्रेरीज अक्रॉस गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ गुजरात प्रमोटिंग रीडिंग हैबिट्स एंड नॉलेज एक्सेसिबिलिटी इन रूरल एरियाज। सो हमारे जो मिनिस्टर हैं इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है। किस चीज़ के लिए लॉन्च की गई है? जो बेसिकली इंटीग्रेट करती है लाइब्रेरीज को गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, और इसका मेन एम है प्रमोट करना रीडिंग हैबिट्स को एंड नॉलेज एक्सेसिबिलिटी को रूरल एरियाज में खासकर। ठीक है, सो इसका नाम क्या आपका है? रूरल एरियाज का है तो ग्रामीण ज्ञान सेतु। ठीक है, इसे याद रखना, ग्रामीण ज्ञान सेतु इस ऐप का नाम है। ओके, इसके अलावा जो ये ऐप है लॉन्च की गई थी ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्मश्री SRR रंगनाथन, जिन्हें हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, और इनका बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होता है जिस दिन हम नेशनल लाइब्रेरी डे मनाते हैं 12 अगस्त को। ओके, इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने बताया है अराउंड 63 विलेज लाइब्रेरीज स्टैब्लिश की गई हैं एंड 752 लाइब्रेरीज कनेक्ट की गई हैं थ्रू दी ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप। ठीक है, 4 मेजर लाइब्रेरीज विद अप्रोक्सीमेटली 2.8 लाख बुक्स लिंक की गई हैं टू दी रूरल लाइब्रेरीज, एक्सपैंडिंग एक्सेस टू दी रिसोर्सेज। साथ में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है, ठीक है, इसकी फंडेड वैन्स जो हैं वो बेसिकली विजिट करेंगी 14 दिन में एक बार विजिट करेंगी विलेजेस में एवरी फोर्टनाइट। ठीक है, 14 दिन में एक बार मतलब टू कलेक्ट इशूड बुक्स, जो भी बुक्स उन्होंने इशू की होंगी एंड डिलीवर करने के लिए बुक्स को जो बेसिकली ऐप के थ्रू रिक्वेस्ट आई होंगी उनको। ठीक है, गिविंग रूरल चिल्ड्रन एक्सेस टू दी वाइडर रेंज ऑफ बुक्स। ओके, now next question है the Digital India Bhashani division under the Ministry of Electronics and Information Technology signed a statement of intent with Niti Aayog to advance multilingual voice first AI solution for inclusive governance and citizen centric public services under which initiative? So डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है नीति आयोग के साथ। किस इनिशिएटिव के तहत? भाषणी फॉर सेवा और संचालन। ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन किया है फॉर द इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक सर्विसेज के लिए। ठीक है, नाउ दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जॉइंटली काम करेंगी अक्रॉस मल्टीपल भाषणी प्लेटफॉर्म, जैसे भाषणी उद्यत, भाषणी मित्र, भाषणी ऐप मित्र, भाषणी सहयोगी एंड भाषणी प्रवक्ता। ठीक है,
नाउ इसका फोकस रहेगा इंप्रूव करने में ट्रांसलेशन मॉडल्स को, ये इंटीग्रेट करेंगे लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन वर्कफ्लो को। दे विल ऑल्सो डेवलप टूल्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, राइट। इसके अलावा वॉइस बॉट यहाँ पे ये डेवलप करेंगे। रेफरेंस एप्लीकेशन एंड वॉइस बॉट विल बी डेवलप फॉर स्पेसिफिक नीति आयोग सेक्टर, जो स्ट्रेंथन करेगा लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को, स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी फॉर द स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी एंड आपका स्पेसिफिक सेक्टर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डेवलप किया जाएगा, ठीक है। की एप्लीकेशंस की यहाँ पे बात करें तो भाषणी सहयोगी जो है ये यूज करेगा भाषा दान कलेक्ट करने के लिए, क्यूरेट करने के लिए एंड डिसेमिनेट करने के लिए लिंग्विस्टिक डेटा को विद नीति आयोग ऑफिशियल, एंड इट विल एनकरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो सैंपल्स फ्रॉम ऑफिशियल एंड सिटीजन्स। साथ में ही भाषणी प्रवक्ता की बात करें, ये प्रमोट करेगा अवेयरनेस एंड एडॉप्शन ऑफ भाषणी सर्विसेज, प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंट एंड रिसोर्सेज, and also ensure accessibility for users with varying levels of digital literacy, right। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा ड्रिवन टूल्स की, ठीक है, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस टूल की, तो यहाँ पे पहला नाम आता है नीति तारा का, टूल किट फॉर एनालिसिस रिव्यू एंड एक्शन। तो इसके तहत कंडक्ट किए जाएंगे 200+ कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस। ये ट्रेन करेगा 4000+ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक ऑफिशियल्स को इन अ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग यूजिंग डैशबोर्ड्स एंड प्लानिंग टूल्स, राइट। इसके अलावा दूसरा नाम यहाँ पे देखने को मिलता है स्मृति का, विच स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर मीटिंग रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इंटरफेस, जो डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद दी भाषणी, ठीक है। ये ऑटोमेट करेगा मीटिंग मिनट्स को एंड प्रोवाइड करेगा मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन फॉर एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंड अ अग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम एंड गैलीलियम डिपॉजिट इन दी कडापा बेसिन, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है विद दी CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, किस चीज के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए लिथियम एंड गैलियम डिपॉजिट्स को, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वेस हुए थे जो फोकस करते हैं ऑन दी वेम्पेले रीजन ऑफ कडप्पा बेसिन, ठीक है। और यहाँ पे जो अर्ली स्टडीज हुई थी उनके अकॉर्डिंग लिथियम कॉन्सेंट्रेशन अप टू 1000 पार्ट्स पर मिलियन का यहाँ पे देखा गया है, और गैलीलियम की बात करें तो ये अप टू 250 पार्ट्स पर मिलियन का देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो आपकी 140 करोड़ की रहेगी एंड इट विल बी फुली फंडेड बाय द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, राइट। एंड ये सपोर्ट करेगा डिटेल एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक स्टडीज ऑफ आंध्र प्रदेश के क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज की, ठीक है। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है इसका एम रहेगा स्ट्रेंथन करना क्रिटिकल मिनरल्स कैपेबिलिटीज फॉर इमर्जिंग सेक्टर, जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, बैटरीज हो गया या एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गया। इसके साथ ही नोट करना है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट भी साइन किया था IIT धनबाद जो आपका है, ठीक है, आपका हाँ, इनका अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है आपका टेक्समिन के साथ, जिसका मेन एम है कि स्टैब्लिश करना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइनिंग इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये प्रमोट करेगा आपका इनोवेशन, रिसर्च एंड सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, अंडर दी संध्या किरण स्कीम approved by the Karnataka cabinet for state pensioners below 70 years and their families, what is the annual family health cover provided? So संध्या किरण स्कीम एक लॉन्च की गई है कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा, जिसके तहत जो स्टेट पेंशनर्स हैं जिनकी एज बिलो 70 ईयर्स है एंड इनकी जो फैमिलीज हैं, ठीक है, इनके लिए ये स्कीम लाई गई है। और यहाँ पे आपका 5 लाख तक का जो कवर है वो यहाँ पे हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये आपके कॉन्ट्रीब्यूटरी कैशलेस हेल्थ केयर इनिशिएटिव है अंडर द आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका, ठीक है, फॉर द स्टेट पेंशनर्स बिलो 70 ईयर्स एंड देयर फैमिलीज। एंड बेनिफिशरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट पेंशनर्स जो हैं जिनकी एज बिलो 70 ईयर्स है वो बेसिकली इसका पार्ट बनेंगे और इनकी फैमिलीज जो हैं वो इसका पार्ट रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पे अराउंड 4.93 लाख बेनिफिशरीज आपके जो हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बताया गया है। साथ में ही 5 लाख पर फैमिली का कवर यहाँ पे दिया जाएगा विद स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट पैकेजेस एंड रेट्स। बेनिफिट्स में क्या क्या कवर होगा, सेकेंडरी मतलब ये जो बेनिफिट्स है ये सेकेंडरी एंड टर्चरी एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स में काम आएंगे।
ठीक है। ये अवेलेबल होंगे इन पैनल हॉस्पिटल्स के साथ। ये इंश्योर करेंगे फाइनेंशियल एंड हेल्थ सिक्योरिटी, रिड्यूस करेंगे आउट ऑफ पॉकेट मेडिसिनल एक्सपेंसेस को। ठीक है। फंडिंग मॉडल की बात करें तो यहाँ पे बोला है कंट्रीब्यूशन 1.25% का रहेगा फ्रॉम सर्विस पेंशनर्स एंड 0.75% फ्रॉम फैमिली पेंशनर्स। ठीक है। रेवेन्यू जो है इन्होंने बोला है ये जनरेट करेगा अप्रोक्सीमेटली 117 करोड़ का रेवेन्यू एनुअली। एंड कॉस्ट एस्टिमेशन की अगर बात करें तो 81.75 करोड़ का यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन बताया गया है। एंड शेयरिंग रेशियो 70-30 का रहेगा बेनिफिशियरी एंड गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी क्लॉज की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज बाय 0.05% इफ यूटिलाइजेशन एक्सीड 85%। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। साथ में ही अब यहाँ पे इसे मैनेज कौन करेगा, आपका सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट जो है वो इसे मैनेज करेगा। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी रहेंगी, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन कलेक्शन, हॉस्पिटल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटेशन, क्लेम प्रोसेसिंग एंड ये मॉनिटर करेगा आपके स्कीम को। ठीक है। मतलब ये जो आपका ABAR के सिस्टम है इसको ये मॉनिटर करेगा। ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।